हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। अब बात करेंगे वेयर एक्ट। आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा। उसमें लिखा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए या नहीं। अलग अलग लोग बात करते हैं। जो लोग कहते हैं होनी चाहिए, उनसे पूछा जाता है कि क्यों होनी चाहिए, तो कहेंगे भारत में सभी धर्म एक जैसे हैं तो कानून उन पर एक जैसे लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे कि हमारे धर्म का अतिक्रमण है, हमारे धर्म पर हमला किया जा रहा है। तो कौन सही कौन गलत। असल में दिक्कत ये है कि समान सिविल संहिता के बारे में ना तो मतलब जो मैंने भी दोनों पक्ष बताए, ना तो पहले वाले को और ना ही दूसरे वाले को ज़्यादा जानकारी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का अर्थ ही अपने आप में समझना सबसे पहले चुनौती है। तो आर्टिकल 44 में दिया गया है प्रावधान समान नागरिक संहिता का। आशय क्या है इससे कि कानून क्या है, मानवीय आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम, इसके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था है। क्या है कि समाज के कानून को प्रथा या सामाजिक रीतियां कहते हैं, ठीक है ना, या परंपरा भी कहते हैं। इसमें दंड नहीं मिलता है, बट क्या रहता है कि जैसे संहिता है, ठीक है ना, विभिन्न कानूनों या विधियों का समुच्चय इसको कहते हैं। मतलब कानून क्या, जैसे आपराधिक कानून हो गया, दीवानी कानून हो गया। आपराधिक कानून में क्या है कि ऐसे कार्यों को रोकने के लिए जो दूसरों के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाए, जैसे धारा 302, 7, 6, ये सब चीज़ें। दीवानी कानून क्या है कि समाज में विभिन्न लोगों के मध्य संबंधों का निर्धारण, जैसे सार्वजनिक जीवन के संबंध में, व्यक्तिगत जीवन के संबंध में। तो सार्वजनिक जीवन के संबंध में क्या है, समान नागरिक संहिता, यानी व्यक्तिगत जीवन के संबंध में क्या है कि जैसे पति पत्नी, भाई बहन, पिता बच्चे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। तो अलग अलग धर्मों के अनुसार कानून है, इन्हें पर्सनल लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना। और आप चाहें तो यूसीसी का एक वीडियो पड़ा हुआ है इस पर, विकास दिव्य कीर्ति सर का, देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है, 3-4 घंटे की जरूर, लेकिन बहुत बेहतरीन। तो फीमेल की स्थिति खराब है हिंदू मुस्लिम में, तलाक दीजिए, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किए जाते हैं। इन धर्मों में कई मान्यताएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को स्थापित करने वाली होती हैं, और ऐसी रूढ़ियों को भी आज तक माना जाता रहा है। इसलिए ये कानून परंपरागत है, ना कि आधुनिक मूल्यों से प्रेरित है। परंपरागत का मतलब बेटा श्रेष्ठ है, बेटी नहीं, पत्नी श्रेष्ठ है, पति नहीं। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया, पति श्रेष्ठ है, पत्नी नहीं। तो समान नागरिक संहिता का क्या आशय है, विभिन्न धार्मिक समुदायों में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों को तार्किक, लोकतांत्रिक और आधुनिक जीवन मूल्यों पर आधारित बनाना। व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित मामले। अब जैसे क्या है कि 7 फेरे नहीं बदलेंगे, बल्कि मेल और फीमेल के साथ एक जैसा व्यवहार या समान व्यवहार होगा। व्यक्तिगत कानूनों को तार्किक बनाने की बात की जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि हिंदू विधि समिति 1941 आई। इसी आधार पर 1950 से 56 के बीच में हिंदू कोड बिल आया। इसमें क्या है, हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण किया गया, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इनके माध्यम से क्या है कि तलाक का प्रावधान, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार, अंतरजातीय विवाह, पैतृक संपत्ति में महिलाओं की भूमिका। तो केवल हिंदू में ही सुधार क्यों, यदि सरकार सब में सुधार करती तो फिर क्या होता, ज़्यादा विरोध होता, अल्पसंख्यक को धार्मिक की पहचान की ज़्यादा समस्या रहती है। तो 1985 में शाह बानोवाद आया। इसमें हिंदू में भरण पोषण मतलब मिलता है तो मुझे भी चाहिए, ऐसा सीआरपीसी की धारा 125 में कहा गया, जो कि सभी पर लागू है। अपने मतलब माँ बाप, पत्नी, बच्चे को त्याग दिया, भरण पोषण देना होगा, इस तरीके की बातें कही गई। सरिया एक्ट में क्या बताया गया कि 1935 के तहत ये नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत शाह बानो को दिलवाया और बाकियों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो विवाह क्या है, मुस्लिमों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक
मेहर दिया जाता है, केवल एक बार भरण पोषण जो है आजीवन मिलता है इसमें। तो CRPC धारा 125 में कहा गया है कि यह मुस्लिम में लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसे संसद के कानून द्वारा बदल दिया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद द्वारा चेंज किया गया। तो इसे अल्पसंख्यक या मुस्लिम तुष्टिकरण, इससे जो है सामाजिक सुधार की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ेगी। 1995 में एक ऐसा मामला आया जिसे हम सरला मुद्गल केस के रूप में जानते हैं। सरला मुद्गल के पति ने बिना तलाक दिए हुए इस्लाम धर्म कबूल करके दूसरी शादी कर ली, जबकि हिंदू में एक ही शादी होती है। तो सरला मुद्गल ने डिमांड करी कि भरण पोषण हुआ किया जाए। तो फिर इनके पति ने कहा कि मैं अब हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए भरण पोषण नहीं करूँगा, क्योंकि प्रावधान ही नहीं है धर्म। तो ये इससे क्या हुआ, धर्म का दुरुपयोग हुआ। तो प्रतिपक्षों ने कहा कि UCC में आर्टिकल 25-26 का हनन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, UCC से इनका हनन नहीं हो रहा है, बल्कि आर्टिकल 25(1) और 2 के अनुसार है। तो 2016 में सादा बानो वाद आया। इनके पति ने क्या किया, इनको तलाक दे दिया, तलाक बिद्दत के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि तलाक देने के बाद में निकाह हलाला होगा, तभी जो है आप वापस आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। निकाह हलाला में क्या होता है, एक अपमानित व्यवहार होता है, वो चीज़ें की जाती हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक बिद्दत के माध्यम से जिसने तलाक दिया था, ये क्या है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए सरकार को कहा कि UCC लाना चाहिए। तो 2019 में गोवा में प्रॉपर्टी विवाद हुआ। पहला राज्य जहां UCC लागू है गोवा है वो। तो एक व्यक्ति गोवा के निवासी थे और लेकिन क्या था कि उनकी प्रॉपर्टी गोवा और महाराष्ट्र दोनों जगह थी। पर्सनल लॉ डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। गोवा में तो समान नागरिक संहिता था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने कहा गोवा पूरे भारत के लिए एक चमकता उदाहरण है कि किस प्रकार समान नागरिक संहिता लागू करके अलग अलग धार्मिक समुदायों को लोकतांत्रिक आधुनिक जीवन मूल्यों पर आधारित बनाया जा सकता है। और फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने UCC को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। आखिर इतनी बार न्यायालय जब बल दे रही है UCC को लागू करने की ज़रूरत है, तो उसके बावजूद UCC को लेकर क्या समस्या आ रही है, आखिर सरकार क्यों इसे मूर्त रूप नहीं दे पा रही है। तो मैंने क्या बताया कि 1985 में शाहबानो वाद आया। शरिया अधिनियम 1937 में भरण पोषण के अधिकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया गया। विवाद क्या था, इसका व्यापक विरोध हुआ। 1986 में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिला तलाक के अधिकार से संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं माना गया। सरला मुद्गल वाद 1995 में क्या था, इसमें निर्णय क्या, इसमें क्या हुआ था, पति हिंदू से मुस्लिम हो गया था और भरण पोषण के लिए नहीं दे रहा था उसे खर्चा पानी। तो UCC से किसी भी समुदाय के सदस्यों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, इसमें कहा गया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक लैंगिक न्याय से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दा है। केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश दिया गया इस बात में। फिर आया सायरा बानो वाद 2016 में। इसमें क्या है, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और UCC की आवश्यकता पर बल दिया गया। गोवा को UCC के संबंध में उपयुक्त उदाहरण मानते हुए इनके महत्व पर बल दिया गया। अब महत्व क्या है कि KM मुंशी और अम्बेडकर जी का मानना था कि धर्म और व्यक्तिगत कानूनों में अलगाव होना चाहिए। पहला क्या इन्होंने बताया कि समाज में लैंगिक समता और न्याय के लिए आवश्यक है। यह धर्म का विषय नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन से संबंधित है। दूसरा क्या है, विधि के समक्ष समानता के आदर्श के लिए आवश्यक है। परंपरागत मूल्यों पर आधारित समाज को आधुनिक मूल्यों पर आधारित समाज में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है। एक पंथ निरपेक्ष देश में पंथ निरपेक्ष कानून की ज़रूरत होती है। इससे धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, वोट बैंक की राजनीति पर रोक लगेगी। यह राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण के लिए भी आवश्यक है। इससे धार्मिक पूर्वाग्रह में कमी आएगी। क्रमिक रूप में सामाजिक सौहार्द का महत्वपूर्ण माध्यम होगा।
इसके क्रियान्वयन में बाधाएं भी हैं। क्या क्या बाधाएं हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय समाज की विविधता है। धर्म, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों में। साउथ इंडिया में क्या होता है, हिंदू में मामा भांजी का रिश्ता अच्छा माना जाता है, बुआ भतीजी का अच्छा माना। नॉर्थ में लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू में एक शादी, मुस्लिम में 4। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो यूसीसी को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही इन सब कारणों की वजह से। व्यक्तिगत कानूनों को आस्था के विषय के रूप में देखा जाता है, अतः कोई भी बदलाव का विरोध व्यापक स्तर पर होना चाहिए। अल्पसंख्यकों द्वारा अपने पहचान और अस्तित्व पर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इससे क्या है कि धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। राजनीतिक व धार्मिक संगठन की नकारात्मक भूमिका जो है देखने को मिलती है। यूसीसी की कोई स्पष्ट रूपरेखा है ही नहीं, इसीलिए इसके प्रावधानों को लेकर दुविधा है। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र व राज्य के मध्य उचित समन्वय की इसमें आवश्यकता है। सुझाव ये है कि सभी समुदायों और वर्गों में विश्वास की भावना होनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। स्पष्ट रूप से निर्मित कर स्वस्थ परिचर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। आम सहमति निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए। इसे चरणबद्ध रूप में लागू करना चाहिए। प्रारंभ में स्वैच्छिक बनाया जाए इससे पहले। ये सब चीज़ें हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आप लिख सकते हैं यही बाधाएं, चुनौतियाँ। क्या आपके अनुसार यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको 44 आर्टिकल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। इसमें क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध की बात की गई। इसकी तार्किकता इन्होंने बताई है कि भारत एक जनानिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या लगभग 64% है, लेकिन कौशल युक्त मानव संसाधन जो है नहीं है अपने वहाँ। ऐसे में सरकार की प्राथमिक मानव संसाधन विकास की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके तहत एक कौशल विकास के तहत रणनीति भी है कि पूर्ण बाल्यकाल अवस्था के पहले क्या है कि माँ के गर्भ में भ्रूण होता है, वही भारत का भविष्य होता है। अतः गर्भवती माँ का स्वास्थ्य और पोषण शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ बालक के लिए आवश्यक है। पूर्ण बाल्यकाल अवस्था में ही शारीरिक और मानसिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त दशा होती है। न्यूनतम निवेश और उच्चतम प्रतिफल वहाँ से प्राप्त होता है। एकीकृत बाल विकास योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, आंगनबाड़ी है। तो विकास लैंगिक नहीं होगा तो वह संकटग्रस्त होगा। वयस्कों का कौशल विकास क्या है कि उच्च निवेश लेकिन न्यूनतम प्रतिफल है। तो बेहतर है कि जो बाल्यकाल अवस्था है माँ के गर्भ से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हो गया आर्टिकल हमारा 45, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी 45 में क्या दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 46, यानी कि समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यह आर्टिकल सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसके तहत जैसे आरक्षण नीति लाई गई, SC/ST अत्याचार एक्ट 1989 लाया गया, स्टैंड अप लाया गया SC/ST फीमेल के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की। इसमें क्या है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। दूसरा क्या है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तीसरा क्या है कि मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिषेध। अपवाद क्या है, औषधि उपभोग को छोड़कर। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि ये उसका प्रथम कर्तव्य है। पोषाहार हो, लोक स्वास्थ्य में सुधार हो और फिर मादक पेय ये सब हानिकारक मादक पदार्थ को उस पर जो है प्रतिषेध होना चाहिए, लेकिन औषधि उपभोग को छोड़कर। अब भारत में क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहले क्या है कि रोग और बीमारियां, जैसे एक होती है संक्रामक बीमारी जो कि प्रायः विकासशील देशों में देखी जाती है। दूसरी होती गैर संक्रामक बीमारी जो कि विकसित देशों में देखी जाती है। जैसे हाइजीन अच्छा है, साफ सफाई है, जैसे मोटापा आपने देखा होगा, मधुमेह देखा होगा, हृदय रोग देखा होगा, कैंसर देखा होगा। भारत में हालांकि इनकी संख्या में वृद्धि है, तो सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है
केरल सरकार द्वारा जंक फूड पर कर लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा जेनरिक ड्रग यानी कि जन औषधालय सस्ती दवा यानी कि वहाँ देने की कोशिश की जा रही है। कैंसर अस्पताल खोले जा रहे हैं, एम्स में वृद्धि की जा रही है। दूसरा क्या है कि स्वास्थ्य प्रणाली क्या है कि ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, निवारक उपाय वहाँ दिए जा रहे हैं। शहर में क्या है कि तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा और जो है उपचारात्मक चीज़ें की जा रही हैं। जैसे कैंसर का इलाज महंगा है तो उसके उपचार के लिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है ना। अब जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक भी खोला जा रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, वेलनेस सेंटर, ये सब चीज़ें खोली जा रही है। फिर क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जो है। दूसरी क्या है, निजी स्वास्थ्य प्रणाली। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, आर्थिक रूप में वहनीय है लेकिन गुणवत्ता का स्तर कम है। इसमें क्या है कि भीड़ की समस्या है, डॉक्टर या नर्स कम है, ठीक है ना। और फिर तीसरा क्या है, स्वच्छता की कमी है। निजी स्वास्थ्य प्रणाली क्या है कि बेहतर गुणवत्ता देखने को मिलती है लेकिन अत्यधिक खर्चीला है, व्यावसायिकता है, यानी कि समन्वय की आवश्यकता है यहाँ पे। आयुष्मान भारत योजना में इसी पर बल जो है दिया जा रहा है। फिर क्या है कि मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध, यानी कि बिहार में जैसे शराबबंदी, तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक छवि ये सब की जा रही है, लेकिन संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ इसकी टकराहट है। जैसे आर्टिकल 47 वर्सेस 21। 47 क्या है कि मादक पदार्थों के उपभोग पर रोक है और वहीं 21 खान पान का अधिकार देता है। 47 वर्सेस 19 का एफ मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है। 47 जो है मादक पदार्थों पर प्रतिबंध बताता है और ये बताता है 19 का एफ की व्यवसाय की स्वतंत्रता है। इसी तरीके से 47 वर्सेस 25। 47 में क्या है कि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध है और 45 क्या बताया, गांजा अफीम ये सब क्या है, शिव भक्त पीते हैं, तो फिर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बात करते हैं आर्टिकल 48 की। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर संगठित करने की आवश्यकता है। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशु या वाहक पशुओं को इनके नस्ल का संरक्षण और सुधार की आवश्यकता है। इनके वध पर प्रतिषेध की आवश्यकता है। इसके लिए हरित क्रांति की व्यवस्था की गई, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था, फसल सिंचाई योजना और नस्ल सुधार केंद्र, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। पशुओं के वध पर प्रतिषेध जो है दुधारू और वाहक पशु, क्यों? क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारवाही पशु, खाद, उर्वरक, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण वैकल्पिक साधन है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे स्वास्थ्य और पोषकता की दृष्टि से, ठीक है ना, इसलिए भी प्रतिषेध की बात की जाती है। अन्य महत्व भी हैं जैसे जैव ईंधन, पशुओं के अधिकार भी जरूरी हैं, दार्शनिक उसमें देखा जाता है। संविधान में प्रावधान क्या है, समवर्ती सूची में क्या है कि पशुओं के साथ क्रूरता पर रोक है। राज्य सूची में क्या है कि पशुओं के संरक्षण और रक्षण और नस्ल के सुधार की बात की गई है। धार्मिक आस्था से भी जुड़ा विषय है ये, विशेषकर गौवध के संबंध में। अन्य अनुच्छेदों के साथ इसके क्या हैं कि संबंध भी हैं। जैसे 48 पशुओं के वध का प्रतिबंध कराता है, जबकि 19 आजीविका का अधिकार से जुड़ा हुआ है। फिर क्या है, इसके साथ 21 का भी आ जाता है, खान पान का अधिकार वर्सेस पशुओं का वध पर प्रतिबंध। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि पशु बलि जिसे कहते हैं, और दूसरा हो गया पशुओं के वध पर प्रतिबंध। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत है। एक नए निर्णय कुछ आए हुए हैं, जैसे मोहम्मद हनीफ कुरैशीवाद। इसमें बताया गया था कि गौवध पर प्रतिबंध है, यानी कि युक्त प्रतिबंध है। आर्टिकल 19, 21 एंड 25 का उल्लंघन नहीं है, ऐसा बोला गया। जब तक पशु प्रजनन योग्य, दुधारू और भारवाही है, तब तक ऐसा प्रतिबंध तार्किक है। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशीवाद। यदि पशु दुधारू नहीं है तो भी वह उपयोगी हो सकती है। गोबर, गौमूत्र, उर्वरक, ईंधन, ये सब ऐसे पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सभी राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं बीफ इंपोर्ट करता है तो कहीं काट सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 के ए की आर्टिकल की हम बात करेंगे। इसमें जो है 48 ए में क्या बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। दूसरी ओर वन्य और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया था, 42nd अमेंडमेंट था।
आज़ादी के बाद पर्यावरण क्या था, एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 21वीं सदी के मध्य 18वीं जो सदी थी हमारी, औद्योगिकरण ब्रिटेन और यूरोप से आगे चलकर अलग अलग फैला। औद्योगिकरण में क्या है कि पेड़ काटे जा रहे थे, प्राकृतिक दोहन हो रहा था, अंधाधुंध उपयोग लोग कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन हो रहा था। 1972 में एक रिपोर्ट आई कि कहा गया उसमें कि पर्यावरण पर खतरा है। कई देशों ने स्वीकार ही नहीं किया। 1972 में ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुआ, वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो कि पर्यावरण के मामले में जागरूकता फैलाने का काम करे और सुझाव भी दे। तो यूएनईपी का उस समय गठन किया गया। अब रिपोर्ट क्या है कि अब और आर्थिक गतिविधि ना हो तो बेहतर है। कन्फ्लिक्ट होने लगा पर्यावरण के साथ में, ठीक है ना। तो इंडिया में प्रॉब्लम समस्या है कि इतनी गरीब जनता के साथ कैसे रह पाएंगे, अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। तो इंडिया में 1972 में वन्य और वन्य जीव एक्ट निर्मित किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1974 में प्रदूषण एक्ट आया और जो है 1976 में जो है समझ आ गया कि संविधान में भी होना चाहिए। तो इसकी पृष्ठभूमि हमने क्या बताई कि 1972 में रोम क्लब रिपोर्ट आई, लिमिट्स ऑन द ग्रोथ। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आर्थिक गतिविधियों पर सीमा इस पर लगाई गई। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, ये वैश्विक स्तर पर हुआ यूएनईपी, और इधर हुआ राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान। भारत सरकार द्वारा क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 आया, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 आया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 48A जोड़ा गया। MC मेहता बाद में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 के रूप में देखा गया। पर्यावरण के मूल तत्व जैसे वायु, जल आदि स्वस्थ जीवन के लिए आधारभूत हैं, इसलिए इनके प्रदूषित होने पर रोक लगाना आवश्यक। दिवाली में पटाखों के जलाने पर निर्देश दिए गए। पटाखों के पैकेट पर रासायनिक तत्वों की जानकारी का उल्लेख। हालांकि आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिवाली पर पटाखे जलाने और लाउड स्पीकर का प्रयोग आदि को धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। लेकिन आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पटाखों की बिक्री पर रोक को 19(1) के F के तहत भी उल्लंघन का तर्क बताया गया कि अधिकार भी युक्तियुक्त प्रतिबंध के अधीन है, ठीक है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आर्टिकल 49 से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।